नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम CGPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, जिसमें केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित MCQ रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, वर्ष 2020 में राजनांदगांव में 37 दिनों तक एक मिल में हड़ताल हुई, इसका नेतृत्व किसने किया। तो देखिए 1920 में बंगाल नागपुर कॉटन मिल BNC मिल राजनांदगांव में हड़ताल हुई, अर्थात मजदूर आंदोलन हुआ। उसका नेतृत्व किया था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने नेतृत्व किया। ये 3 आंदोलन हुए, 1920 में एक हुआ, 1924 में दूसरा हुआ, 1937 में तीसरा हुआ। इन तीनों आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। किसने किया? ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने इन तीनों आंदोलनों का नेतृत्व किया। और 1920 में हुए इस मजदूर आंदोलन के कारण इन्हें निष्कासित भी कर दिया गया था, जिसके कारण इन्होंने मध्य प्रांत के गवर्नर से अपील की और निष्कासन जो है रद्द भी हो गया था। और 1920 में ये जो 37 दिनों तक आंदोलन हुआ, ये मजदूर आंदोलन के इतिहास का सबसे पहला और सबसे लंबा मजदूर आंदोलन था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो यहाँ पास देखिए, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, मूलचंद बागड़ी, माधवराव सप्रे, लक्ष्मण राव, इन तीनों में से किसी ने नहीं किया था। इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से कलचुरी राजा ने पहली बार सोने के सिक्के छत्तीसगढ़ में चलाए? ऑप्शन है पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्यदेव द्वितीय, जाजल्यदेव प्रथम या फिर प्रताप मल्ल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जाजल्यदेव प्रथम ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए, जिसमें इन्होंने श्रीमद जाजल्य देवस्य अंकित कराया और साथ में गज शार्दुल अंकित कराया सोने के सिक्के में। और इन्होंने तांबे और चांदी का भी सिक्का जारी किया था। तांबे के सिक्के हनुमान की आकृति अंकित करवाया और चांदी का भी सिक्का इन्होंने जारी किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व सिक्के ईसा पूर्व 2री सदी से संबंधित हैं। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? तो ना तो ताम्र मुद्रा है, ना स्वर्ण, ना तो रजत। इन्हें बोला जाता था आहत मुद्रा या फिर पंचमार्क मुद्रा। आहत एवं पंचमार्क मुद्रा। तो ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायत की अवधि की गणना निर्धारित होती है कब से? अर्थात जो उसका कार्यकाल होता है 5 साल का, वह कब से गिना जाता है, कब से काउंट होता है? तो चुनाव परिणाम की घोषणा की तिथि से, या फिर चुनाव परिणाम की अधिसूचना की तिथि से, या ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, या फिर सरपंच और पंचों के शपथ ग्रहण की तिथि से। तो देखिए प्रथम सम्मेलन की तिथि से काउंट होता है, उसी दिन से अवधि की गणना होती है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पास सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के विषय में क्या सही नहीं है पूछा गया है। ध्यान देंगे, यहाँ पास कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ देखिए, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। गलत कथन है, अर्थात ये हमारा सही नहीं है। एक आपका सही नहीं है, ठीक है, यही हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। इसके बाद देखिए, 1 वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। ध्यान देंगे, 1 वर्ष के बाद ही पेश किया जा सकता है। यह उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो ये सही है, ठीक है। यह कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। तो देखिए, मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत तो होना ही चाहिए, लेकिन जितने भी सदस्य हैं उनके 2/3 से अधिक होना चाहिए। ये जो 3/4 आ रहा है वह कुल सदस्यों के 2/3 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 3 भी सही है। इसके बाद चौथा कथन दिया है, यह कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ये गलत हो जाएगा, 2/3 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 1 और 4 आंसर में काउंट हो रहा है। इसके बाद 5वां कथन देखते हैं कौन सा है। 5वां और 6वां है यहाँ, सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है। तो बिल्कुल ये कथन सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद अगला कथन है, सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध
15 दिन के भीतर अपील कर सकता है, ये कथन गलत हो जाएगा। अर्थात अभी तक हमारा 1 और 4 कथन गलत था, ये छठवां कथन भी गलत है। पहला, चौथा और छठवां ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि अपील करने के लिए उसे 15 दिन नहीं बल्कि सरपंच को केवल 7 दिनों का अवसर होता है। 7 दिन के भीतर अपील करना होता है सरपंच को। और जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को कितने दिन मिलते हैं? तो 10 दिन, जबकि जिला पंचायत के लिए 15 दिन की अवधि निर्धारित है अपील करने के लिए। तो इनको याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। 1, 4 और 6 कौन से ऑप्शन में है? तो इसका देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरपंच के प्रत्यावर्तन के विषय में क्या सही है पूछा गया है। यहाँ पास सही है पूछा गया है, ठीक है। तो सरपंच को कार्यकाल के दौरान प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, पहला कथन सही है। सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के पूर्व प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, तो ये गलत है। आधे समय के पूर्व उसके खिलाफ प्रत्यावर्तन लाया ही नहीं जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो कथन है, सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। तो अभी तक हमारा पहला कथन सही था, अब तीसरा कथन भी सही है यहाँ पास। इसके बाद प्रत्यावर्तित करने के आवेदन पर ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है, यह कथन भी सही है। मतलब 1, 3 और 4। अगला कथन है, ग्राम सभा 2/3 बहुमत से गुप्त मतदान द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकती है। तो यहाँ पास ये गलत हो जाएगा। ग्राम सभा का 1/2 बहुमत आवश्यक है, केवल 1/2 बहुमत आवश्यक है सरपंच को प्रत्यावर्तित करने के लिए। इसके बाद लास्ट कथन देखिए, यहाँ पास 2 और कथन है यहाँ। सरपंच उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकता है, तो ये कथन भी सही है। इसका मतलब अभी तक हमारा कौन कौन सा सही हुआ? 1, 3, 4 और 6। पांचवा गलत था, ठीक है। यहाँ 7वां कथन है, ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित आवेदन अध्यावेदन द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, गलत है, बहुमत द्वारा ही करेंगे, ठीक है। तो 1, 3, 4 और 6 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन है यहाँ पास 1, 3, 4, 6, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के संगठन के विषय में सही क्या है? जनपद पंचायत का संगठन पूछा जा रहा है। तो निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य क्या संगठन में शामिल होंगे? तो बिल्कुल सही, निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य संगठन के सदस्य होते हैं। राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से जो पूर्णतः या अंशतः खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित हुए हैं। तो देखिए, खंड के भीतर जो भी आते हैं, जितने भी उनका निर्वाचन क्षेत्र है विधानसभा का या राज्य विधानसभा के, ऐसे विधायक जिनका अंशतः क्षेत्र कहाँ आता है? खंड के भीतर या पूर्णतः खंड के भीतर आता है, तो वे क्या होंगे? इस जनपद पंचायत के सदस्य होंगे। तो ऑप्शन यहाँ दूसरा भी कथन सही है। इसके बाद राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता हो, तो नगरीय क्षेत्र वाला कभी भी जिला, जनपद या फिर ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं हो सकते हैं, इसको ध्यान देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, तो समस्त नहीं बल्कि 20% पंचायतों के सदस्य क्या होते हैं? 1-1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। अर्थात ये 5 साल में 100% हो जाता है। 20% 1 वर्ष के लिए रहेंगे, फिर अगले परसेंट फिर 20 वर्ष। तो ये लॉटरी सिस्टम के द्वारा इनका नाम निकाला जाता है। तो देखते हैं आगे अगला कथन क्या दिया गया है। पहला दूसरा सही था यहाँ पास। इसके बाद लास्ट में यहाँ पास दिया है, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के 20% सदस्य, ये सही हैं। अर्थात 1, 2 और 5 यहाँ पास सही है। इसके बाद छठवां देखिए, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, तो जनपद पंचायत के सदस्य इस संगठन का हिस्सा नहीं है, मतलब जनपद पंचायत क्षेत्र में लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य इस संगठन के सदस्य नहीं बन सकते। तो 1, 2 और 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पास, देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से सही क्या है देखना है हमको, कौन कौन सा यहाँ पास सही है देखेंगे। तो पहला कथन दिया है 20% सरपंच 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, सही है, ठीक है। अभी हमने देखा 20% सरपंच 1 वर्ष के लिए जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, ये गलत है, ठीक है। जनपद पंचायत के 20% अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य नहीं हो सकते, बल्कि सभी के सभी जनपद पंचायत अध्यक्ष, जितने भी जनपद पंचायत अध्यक्ष होंगे
जिला पंचायत के अंतर, वे सभी क्या होंगे, जिला पंचायत के सदस्य होंगे। इसके बाद जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत की स्थायी समितियों के पदेन सदस्य होते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्थायी समितियों के सदस्य नहीं होते हैं, बल्कि जनपद पंचायत जिला पंचायत के ही सदस्य होते हैं। स्थायी समितियां गलत हो जाएगा यहाँ पास। इसके बाद राज्यसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी गलत है। राज्यसभा के सदस्य इस जिला पंचायत के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, उस जिले से निर्वाचित समस्त सदस्य नहीं होंगे। समस्त सदस्य बोला इसलिए यहाँ पास गलत है, क्योंकि यहाँ पास अगर कोई नगरीय क्षेत्र में जिसका क्षेत्र पड़ता है तो वे नहीं होंगे, नहीं हो सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है, राज्य विधानसभा के लिए उस जिले से निर्वाचित समस्त ग्रामीण क्षेत्र के विधायक जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, तो ये सही है यहाँ पास। ठीक है, ये यहाँ पास सही हो जाएगा। जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, तो ये भी सही है। इसका मतलब हमारा अभी तक 1, 5 और 6 सही है। तो पहला, 5 और 6वां सही है। देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पास बी, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष को पदमुक्त करने के विषय में सही क्या है। कथन दिया गया है यहाँ पास, जब परिषद के 1/3 निर्वाचित पार्षद हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा करें तो परिषद की बैठक बुलाई जाएगी। तो 1/3 नहीं बल्कि 1/6 पार्षदों की आवश्यकता होगी, 1/3 की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए अगला कथन क्या दिया गया है, जब परिषद के 1/6 पार्षद हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा करें तो परिषद की बैठक बुलाई जाएगी, सही है। ऐसी बैठकों की अध्यक्षता कलेक्टर या प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा की जाएगी, ये भी यहाँ पास सही है। ऐसी बैठक की अध्यक्षता परिषद का अध्यक्ष करेगा, गलत हो जाएगा, कलेक्टर या प्रथम श्रेणी का अधिकारी करेगा। ठीक है, प्रस्ताव परिषद में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 निर्वाचित सदस्यों और कुल निर्वाचित पार्षदों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए। अर्थात देखिए, मतदान करने वाले का 2/3 निर्वाचित बहुमत हो और कुल जितने भी पार्षद हैं, कुल जितनी पार्षदों की संख्या है उसके 1/2 से अधिक होगी, अर्थात 5वां भी यहाँ पास सही है। तो अभी तक 2, 3 और 5 हो गए आंसर यहाँ पास। आगे कथन देखते हैं और क्या क्या है। तो आगे कथन है यहाँ पास, प्रस्ताव केवल परिषद की अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, गलत है। प्रस्ताव केवल निर्वाचित पार्षद द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, 7वां सही है। ठीक है, अर्थात 2, 3, 5 और 7, यहाँ पास 2, 3, 5 और 8 ले लिया गया है, ये यहाँ पास गलत हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा, 2, 3, 5 और 7। ठीक है, 8वां तो है ही नहीं, तो 2, 3, 5 और 7 हो जाएगा यहाँ पास आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किस निकाय के सदस्य होते हैं, पूछा गया है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। तो 243B, अनुच्छेद 243B त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जगह महानदी का उद्गम स्थल है। तो सिहावा, फरसिया, ये यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिहावा धमतरी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जस गीत क्या है। तो जस गीत क्या जन्म गीत है, विवाह गीत है, या फिर दीपावली गीत है, या देवी गीत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवी पूजन गीत है। ठीक है, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवी पूजन गीत को जस गीत बोलते हैं। जबकि जन्म गीत किसे बोलते हैं, तो सोहर गाते हैं उसे बोलते हैं जन्म गीत। विवाह गीत किसे बोलते हैं, तो विवाह गीत में कई प्रकार के गीत आ जाते हैं, जैसे चूल माटी, मायन गीत, बारात गीत, कई प्रकार के गीत होते हैं। परघौनी, भड़ौनी, भांवर, टिकावन, पठौनी, चौथिया, ये सारे गीत क्या होंगे, विवाह गीत के अंतर्गत आएंगे। जबकि दीपावली गीत में कौन कौन से आते हैं, तो गौरा गौरी गीत। तो दीपावली गीत में कौन कौन सा हो जाएगा, गौरा गौरी गीत, और इसके अलावा सुआ गीत भी दीपावली के समय गाया जाता है। लेकिन दीपावली गीत यहाँ पास गौरा गौरी हो जाएगा। ठीक है, गौरा गौरी गीत को दीपावली गीत बोलेंगे। और इसका शादी विवाह में जो गीत गाते हैं उसका क्रम क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, परघौनी, भड़ौनी, टिकावन और भांवर, ये 4 गीत क्रम से याद रखिए। कौन कौन सा, परघौनी, भड़ौनी, टिकावन, भांवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास। नेक्स्ट है, गौरा गौरी गीत कब गाया जाता है। अभी हमने देखा दीपावली में गाया जाता है। जबकि नवरात्रि में कौन सा गीत गाया जाता है, तो नवरात्रि में जमारा गीत गाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा,
जंवारा गीत और सेवा गीत गाया जाता है नवरात्रि में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरियर एल्विन ने किसके नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? तो क्या कोरवा, मुड़िया, उरांव या फिर माड़िया? करेक्ट आंसर हो जाएगा माड़िया के। माड़िया जनजाति के नृत्य को अपनी पुस्तक द गौर में सबसे सुंदर नृत्य कहा है। और माड़िया जनजाति के लोग कौन से नृत्य करते हैं? तो गौर नृत्य करते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? तो सुदामा चरित्र के रचयिता हैं गोपाल चंद्र, ठीक है, गोपाल चंद्र या गोपाल मिश्र भी बोलते हैं इनको, गोपाल मिश्र सुदामा चरित्र के रचयिता हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाग की अनुसूचित जनजाति कौन है? तो क्या कमार है, बैगा या फिर अबूझ माड़िया? तो देखिए कमार कहाँ है? गरियाबंद में है, ठीक है, कमार कहाँ है? गरियाबंद के बिंद्रानवागढ़ क्षेत्र में। बैगा कहाँ है? तो बैगा है कवर्धा में। मुख्य रूप से संकेंद्रण इसका कहाँ है? कवर्धा में संकेंद्रण है। मैकल श्रेणी में निवास करती है जनजाति। अबूझ माड़िया है अबूझमाड़ क्षेत्र में, बस्तर संभाग में और नारायणपुर जिले में। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पास बिरहोर। तो बिरहोर जसपुर रायगढ़ क्षेत्र में निवास करती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से चिवड़ा या पोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? पाव, प्रधान, परजा, हलबा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हलबा जनजाति, जो पारंपरिक रूप से चिवड़ा या पोहा बनाने का कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोगीमारा गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या मूर्तिकला के लिए या फिर कोसा शिल्प या फिर ढोकरा शिल्प या फिर काष्ठ शिल्प? किसी के लिए भी यहाँ पास प्रसिद्ध नहीं है। तो यहाँ पास ऑप्शन डी में होना था, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास ध्यान देंगे, इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जोगीमारा गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो शिल्प अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, अशोककालीन अभिलेख के लिए प्रसिद्ध है। इस अभिलेख में देवदीन और सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है, जिसके लिए जोगीमारा गुफा प्रसिद्ध है, ठीक है। इसमें पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट है यहाँ पास, छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के रचनाकार कौन है? तो छत्तीसगढ़ी उपन्यास मोंगरा के रचनाकार हैं शिवशंकर शुक्ल। और इसी के साथ ही आज का 20 क्वेश्चन का ये सेट समाप्त होता है। इसी प्रकार 20-20 क्वेश्चन करके ये कम से कम आपका 500 से अधिक क्वेश्चंस होने वाले हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से संबंधित। तो इसके लिए जुड़े रहिए चैनल से, और PDF के लिए आप टेलीग्राम में चेक कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।